टॉक विद पंजाब केसरी में आज बात होगी आर्टिकल 19A की, और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर रामप्रकाश चौबे मौजूद हैं, जो विधिवेत्ता हैं, एडवोकेट भी हैं और इस पहलुओं पर आपके सामने अपनी राय रखेंगे। रामप्रकाश जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं लेकर आया हूँ, आर्टिकल 19A का। इस समय देश में भी इसकी बहस छिड़ी हुई है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, किस सीमा तक होना चाहिए। लेकिन संविधान ने हमको जो आर्टिकल 19A के तहत जो प्रावधान दिए हैं, बात दी है, जो सीमा दी है, पहले मैं वो समझना चाहूँगा और हमारे लोग समझना चाहेंगे। देखिए विवेक जी, आर्टिकल 19(1)(a, हालांकि आर्टिकल 19 बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसमें विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की गई है, लेकिन अगर हम आर्टिकल 19(1)(a की बात करें तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित विधिक प्रावधानों की व्याख्या करता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात हमें ये समझ लेना चाहिए कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। अगर मैं चलते हैं। बिल्कुल सर। वाक का मतलब होता है बोलना और अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेस करना। मतलब वाक एवं अभिव्यक्ति का मतलब अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना, अपनी बात को अभिव्यक्त करना। वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। आप प्रेस के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं, आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कह सकते हैं, और भाषण के रूप में भी कह सकते हैं। तो ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। देखिए सर, ये आर्टिकल जितना हमें छोटा सा समझ में आता है, इसका टेरिटोरियल जो एक्सटेंट है, इसकी जो व्याख्या है या इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है, वो बहुत बड़ा है। आप जैसे जो हम टेलीविज़न देखते हैं, टेलीविज़न में जो मूवीज़ देखते हैं, वो भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। इसके पहले जब आपका सूचना का अधिकार अधिनियम नहीं आया था, तब भी जो सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार था, वो भी आर्टिकल 19(1)(a के अंतर्गत ही आता था। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये मूल अधिकार है। ये आर्टिकल 19(1)(a जो है वो फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये आत्यांतिक अधिकार नहीं है, ये आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इस पर आर्टिकल 19(2) में कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। आर्टिकल 19(2) में रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं कि आप कुछ भी बोलें, अभिव्यक्त करें, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं जो आर्टिकल 19(2) के दायरे में आता हो। ये बताइए कि जब दायरों की बात आती है, लेकिन आज ऐसा लगता है कि कानून अपनी जगह अलग है, फंडामेंटल राइट अलग है, लेकिन उसकी जो सीमा है, जो मानवीय दृष्टिकोण से होता है, आदमी अचानक बोल देता है कि हमें तो ये बोलने का हक है। समझदारी कहाँ पर होना चाहिए, स्वतंत्रता कहाँ तक जायज़ होना चाहिए, ये भी हम समझना चाहिए। देखिए सर, कानून व्यक्ति की सुरक्षा के लिए है। देखिए क्या है, आपने देखा होगा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर एक व्यक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना पार्टिसिपेशन दे सके। और वो पार्टिसिपेट करेगा कैसे? मतलब अपने आप को बोलकर, अपने आप को अभिव्यक्त करके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अभिव्यक्ति दूसरों के लिए, हमारी जो अभिव्यक्ति है वो दूसरों के लिए नुकसानदायक बन जाए। ऐसा हम कुछ ना बोलें जिससे देश की संप्रभुता प्रभावित हो, अपराध का उद्दीपन हो, या किसी डिसिशंसी और मोरालिटी के खिलाफ हो। ये सब आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब है, या जो मैं बात करना चाहता हूँ, ये है कि आप बिल्कुल बेशक आप जो चाहें वो बोलें, आप अपने आप को अभिव्यक्त करें, लेकिन उससे किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी अभिव्यक्ति किसी दूसरे के लिए नुकसानदायक साबित हो जाए। लेकिन बहुत कुछ बदल गया इस समय। फिल्मों का देखिए ना, दायरा कितना ज़्यादा हो गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता जिसको हम कहते हैं, धर्म एक अलग है, व्यक्तिगत होती है, उन विषय पर भी तांडव मचाया गया है। और अभी तांडव मूवी की भी बात चल रही है, और खासा इस पर पॉलिटिक्स भी हो रही है। तो सीमा का जो बंधन होता है, उन सीमाओं को बिल्कुल लांघ दिया गया है। आप ये मानिए। देखिए सर, एक केस था, बड़ा महत्वपूर्ण केस था, बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह पून, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, आपने सुना होगा कि जो बैंडिट क्वीन एक मूवी बनाई गई थी, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन दर्ज किया था कि साहब ये मूवी जो है भावनाओं को आहत करती है, एडल्ट मूवी है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी थी कि साहब ये अभिव्यक्ति का साधन है, एक डायरेक्टर की अपनी सोच है जिसको वो पर्दे पर लाता है, और यदि वो एक सच घटना थी जिसको बाद में जो है थोड़ा सा, चूँकि टीवी रहता है तो थोड़ा सा ड्रामेटाइज तो हर चीज़ होती ही है, लेकिन वो सच घटना पर आधारित पूरी कहानी थी।
दूसरी बात जो अभी आपने एक बात पॉइंट आउट की कि साहब ये जो तांडव मूवी है या जो धार्मिक भावनाओं की बात है, सर देखें दो अलग अलग पहलू हैं इस पर। पहली बात तो ये है कि कोई भी मूवी या कोई भी जो भी अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है वो इस तरह का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करे। धर्म बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और धर्म जो है व्यक्ति की आस्था का प्रतीक है, आडंबर का प्रतीक तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब बात हो ये जाती है सर कि जैसे अभी तांडव मूवी बनी, देखिए पहली बात तो उस मूवी को अगर उसमें धार्मिक भावनाएं लोगों की आहत होती थी तो पहली बात तो उसको जो है पर्दे पर नहीं लाया जाना चाहिए था। जो वेब सीरीज जारी हुई तो उस पर पहली बात तो वो लाई ही नहीं जानी चाहिए थी, और अगर लाई गई तो फिर उसको बैन कर दिया जाना चाहिए था। सरकार जो है जो भी प्रेजेंट में जो भी सरकारें होती हैं वो कहीं ना कहीं इन सब मामलों में असफल होती हैं। भाई इतना हर जगह FIR होना, हर जगह एक ड्रामा क्रिएट किया जाना, इससे बेहतर है कि उठा करके उसको बैन कर देते। बैन हो जाती तो ऑटोमेटिकली जो है लोगों की भावनाएं भी आहत नहीं होती। लोगों को, मैं आपको विवेक जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उसमें क्या है। जैसे एक बड़ा आंदोलन हुआ सर इस देश में CA का, मैं आपको जान के आश्चर्य होगा बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं था कि CA क्या है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि CA बनाया क्यों गया। लोग उसको NPR से जोड़ने लगे और बोले साहब जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के व्यक्तियों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, उन लोगों को देश से अलग कर दिया जाएगा, जबकि वो पूरा का पूरा जो कानून था वो नागरिकता देने का था, किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं था। तो ये बात ये होती है कि पहले हम किसी पहलू को जानें और उसके बाद ही अगर अपनी अभिव्यक्ति के साधन का उपयोग करें तो मुझे लगता है कि वर्तमान समय में इसकी सही व्याख्या होगी। लेकिन मैं तो एक बार और भी देख लेता हूँ कि एक ऐसी गैंग कहीं ना कहीं काम आने लगती है। JNU का वाक़या आप देखिए कि जब प्रदर्शन हो जाता है और वहाँ पर संगीतमय कार्यक्रम हो जाता है, नारे लग जाते हैं आतंकवादी के नाम पर, ये इसलिए कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इसमें हनन हो रहा है। ये पूरा कोड किया जाता है। कैसे कई ऐसे सिने कलाकार हैं जो भी JNU के अंदर जाते हैं, उनका समर्थन करते हैं, और जो यंग विंग है वो कहती है कि हमें बोलने से रोका जा रहा है। ऐसे में जो आर्टिकल 19A की जो बात आती है ये तो एक अलग ही रंग पे चढ़ जाती है। आर्टिकल 9 संविधान बना 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था। क्योंकि जब आपका ये कार्यक्रम पब्लिश होगा तब 26 जनवरी हम गणतंत्र दिवस मना रहे होंगे, तो मैं इस पर एक छोटा सा पहलू और जोड़ देता हूँ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बना, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। आर्टिकल 19(1)A, आर्टिकल 19 डे 1 से, जिस दिन संविधान बना तब से लेकर के आज तक हमारे संविधान में है। लेकिन होता क्या है सर, समय के साथ, देश काल परिस्थितियों के साथ हर एक कानून की व्याख्या होनी चाहिए, और मुझे लगता है या मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अब वक्त आ गया है जब हमें आर्टिकल 19(1)A की नए सिरे से व्याख्या करनी होगी और व्यक्ति की अभिव्यक्ति के साधन को, अभिव्यक्ति के माध्यम को हमें फिर से नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। अगर हमने इसको नियंत्रित नहीं किया, अगर हमने इस आर्टिकल की व्याख्या नहीं की और हमने इसको कंट्रोल नहीं किया, तो आने वाला समय जो है हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो जाएगा। कलाकारों की सीमा को कहने लगते हैं कि बांध दिया गया है। कुछ ऐसे चित्रकार हैं जब वो इंडिकेट करते हैं तो सिर्फ एक धार्मिक, मतलब सीधा बोलना चाहिए, मैं तो खुलकर बोलने वाला व्यक्ति हूँ कि हिंदू धर्म पे इंडिकेट होकर कहीं ना कहीं पूरा सीमा पर फोकस किया जाता है कि इनकी ही तस्वीरें बने, इनका ही ये सब चीज़ें हों, और फिर कहा गया कि जो कलाकार की है वो कोई सीमा नहीं होती, वो किसी देश से नहीं बंधा होता। ये बातें निकल कर सामने। देखिए सर, मैं आपको एक बात बता दूँ। देखिए क्या होता है, धर्म जो है दर्शन का विषय होता है, प्रदर्शन करने। हमने धर्म को प्रदर्शन का विषय बना डाला। देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि जब भी कोई मूवी हो या कोई भी पिक्चर बने या कोई भी अभिव्यक्ति का कोई भी माध्यम पर्दे पर आए या टीवी पर आए, उस समय हमें ये बहुत ईमानदारी से इस बात को ध्यान में रखना होगा कि किसी व्यक्ति के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, किसी व्यक्ति की भावनाओं पर जो है आहत नहीं होना चाहिए। कलाकार व्यक्ति है सर,
कोई कलाकार जो होता है वो व्यक्ति है और वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है पर्दे पर, लेकिन अगर उसकी अभिव्यक्ति जो है किसी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करे, मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, अगर उनके जो मान्य प्रिंसिपल्स हैं या उनके जो देवी देवता हैं या उनका जो आदर्श हैं, अगर हम उनके बारे में कुछ भी बात करेंगे तो बेशक सी बात है कि लोगों की भावनाएं आहत होंगी और वो एक गलत साइड में चला जाएगा और उससे उसका परिणाम जो है सर अच्छा तो नहीं होगा। फंडामेंटल राइट से हटके कर दिया जाए तो जब ये ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं चौबे जी, तो सबसे ज़्यादा राजनीति इसमें होने लगती है और राजनीतिक जो दल होते हैं कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा लेने लगते हैं। सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आज़ादी के 70 साल या आज़ादी, देश की आज़ाद 15 अगस्त सन 1947 को देश आज़ाद हुआ और आज के दिन तक राजनीति, धर्म की राजनीति हुई सर, लेकिन राजनीति का कोई धर्म नहीं रहा। तो सर अगर हम राजनीतिक पहलुओं पर बात करें तो मुझे लगता है बेईमानी होगी, क्योंकि राजनीति हर चीज़ में होती है, हर पहलू पर राजनीति होनी है, हर बात पर राजनीति होनी है, समाधान किसी पर नहीं होना। अभी आपने देखा ये किसानों का जो मुद्दा चला, किसानों का जो मुद्दा चल रहा है वर्तमान में, उसमें भी आप देखिए सर, उसमें भी आप मार्क करेंगे, देखेंगे, आप देखिए सर, जो 3 बिल बनाए गए, 3 बिल बने, अब अगर आप कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब हम किसी की बात ही नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ अपनी बात करेंगे, तो फिर तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक नई व्याख्या होगी। सर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बिल्कुल किसानों का विरोधी नहीं हूं, ना किसानों के बिल का अगेंस्ट हूं, लेकिन अगर सरकार इस बिल को वापस लेती है तो एक नई व्यवस्था कायम हो जाएगी कि साहब जब व्यक्ति जो है अपनी बात जो है बल से मनवाने लगेगा, मत से बात नहीं मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि साहब हमको पसंद नहीं है, चलिए साहब 10 दिन के लिए दिल्ली घेर लेते हैं और हम अपनी बात को मनवा लेंगे। ये गलत ट्रेंड साबित होगा अगर सरकार इस बिल को वापस लेती है। तो ये मेरा व्यक्तिगत सोच है या व्यक्तिगत मानना है और मैं मानता हूं कि सरकार को किसी भी कंडीशन से इस बिल को वापस नहीं लेना चाहिए, संशोधन जरूर करने चाहिए। क्या संशोधन इसमें हो सकते हैं? और जब ये बात इतना ज़्यादा आंदोलन पे बात निकल के आ गई है और बात ये होती है कि हम इसको वापस भी कर लेंगे, आखिर इसमें बुराई क्या है? देखिए सर, बुराई की बात मैं आपको बताऊं, दरअसल में क्या होता है कि अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि में सिर्फ एग्रीकल्चर में 23 सेक्टर काम करते हैं सर, ठीक है, उसमें मुर्गी पालन भी होता है, मत्स्य पालन भी होता है, बहुत सारे सेक्टर जो है सर उस पर कार्य करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर जो एग्रीकल्चर जो है, जो कृषि है, सिर्फ इस सेक्टर के कुछ लोगों को या किसी एक पर्टिकुलर के प्रदेश के लोगों को थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। जैसे अब लोग एमएसपी की बात करें तो एमएसपी तो सर कभी नहीं था, इसके पहले भी एमएसपी नहीं था, आज भी एमएसपी नहीं है, तो सरकार करेगी सर उस पर काम, वो सर का पार्लियामेंट का काम है, उस पर वो डिस्कस करेंगे। लेकिन जहाँ तक हम लोग बात करें सर इस बिल की अच्छाई और बुराई की, तो सर अभी जो सरफेस पर जो बिल दिखता है मुझे लगता है उसमें इतनी ज़्यादा तो बुराइयां नहीं हैं कि उसको वापस लिया जाना चाहिए, कि अभिव्यक्ति के माध्यम का इतना दुरुपयोग ना हो कि पार्लियामेंट जाकर के किसी जगह पर रुक झुक जाए और लोग उसको अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य पर जो है कानूनों को जो है मिस इंटरप्रेटेट करने। लोग तो ये कहने लगते हैं कि हमें उन्मुक्त गगन पर उड़ने के लिए रोका जा रहा है और हमारे जो पर हैं वो काटे जा रहे हैं, जब हमारी आर्टिकल 19A का हनन होता है और रोका जा रहा है। देखिए सर, मैं मानता हूँ, मैं जो है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है या जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए और मैं यूँ कहूँ कि साहब अभिव्यक्ति का माध्यम या अभिव्यक्ति की आज़ादी ही लोकतंत्र की सही व्याख्या है। लेकिन आपके जब उड़ने से दूसरे लोगों के उड़ने में प्रॉब्लम होने लगे या आप इतना उड़ने लगे या आप अपने उन्मुक्त गगन में इतना विचरण करने लगे कि दूसरों के लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो जाए या जो है समस्या बन जाए, तब फिर तो सर उसकी व्याख्या होनी जरूरी है। तो बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल, कितना होना चाहिए? आज के परिवेश को देखते हुए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आर्टिकल 19(1)A की फिर से नई व्याख्या की जानी चाहिए और उसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए कि कहाँ आप किस सीमा तक बोलेंगे और किस सीमा तक आप नहीं बोलेंगे। हर चीज़ को आप आर्टिकल 19(1)A का नाम दे करके जो है दूसरे लोगों को, अब देखिए सर दिल्ली रोक दिया, उन्होंने कहा साहब धरना,
ये भी एक सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कहीं पर भी धरना देंगे। भाई जो मुझे मान लीजिए मुझे किसी बिल से या मुझे किसी कानून से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे भी तो मेरे राइट का कौन ध्यान रखेगा? मेरे जो अधिकारों का वायलेशन हो रहा है वो कहाँ जाएंगे? तो ये मैं वही बार बार आपसे बात कह रहा हूँ कि अब ज़रूरत है कि आर्टिकल 19(1) की फिर से एक नए सिरे से फिर से व्याख्या होनी चाहिए। बिल्कुल, 19A बहुत बड़ा विषय है। इस विषय पर लंबे अरसे से चर्चा होती रही है और चर्चा का क्रम भी बहुत व्यापक हो चुका है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि फंडामेंटल राइट्स पे भी संशोधन होना चाहिए, इस पर बात होना चाहिए और ज़रूरत भी है। तो तमाम मुद्दों पर प्रोफेसर रामप्रकाश चौबे जी से हमने बात की। उन्होंने बताया कि आर्टिकल 19A पे कितना परिवर्तन होना चाहिए और किन सीमाओं के तहत ये फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। कैमरा पर्सन संदीप साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसी टीवी, जबलपुर।